डॉक्टर साहबा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, सर फिर आपकी तरफ आती हूँ। ये कुदरती आफत तो है सैलाब, लेकिन इसमें अगर हम इंतज़ामी गफलत की बात करें तो किस हद तक हम खुद को भी कसूरवार कह सकते हैं कि हम इंतजामात नहीं कर पाते? क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, ये कुदरती आफत नहीं, ये मौसमियाती तब्दीली है जिसके हम्म। पीछे कुछ चंद ममालिक के एमिशंस हैं जिनकी वजह हम्म। से हम जैसे ममालिक सफर कर रहे हैं। तो इसको कुदरती आफत कहना भी गलत है। ठीक। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि हमें साइंटिस्ट जो है वो कई दहाइयों से वार्न करते आए हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया में, और हमने उसकी मैनिफेस्टेशन देखी 2010-11 में, फिर हम्म। 2015 की हीट वेव, फिर उसके बाद ये शदीद किस्म के यालाबारी, फसलें तबाह हो जाना 2022 के सैलाब, और 2025 में अब हम क्लाउड बर्स्ट देख रहे हैं, हम अर्बन फ्लडिंग देख रहे हैं, हम फ्लैश फ्लड देख रहे हैं, पहाड़ों से सैलाबी रेले और बड़े पत्थर देख रहे हैं, और अब दरियाई सैलाब भी देख रहे हैं। तो ये हम्म। फ्लड सुनामी है, ये बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज है, लेकिन उसमें हमारी अपनी मिस गवर्नेंस या मिस प्लानिंग ऐसे है कि हमने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया था इस चीज के लिए। हम हम्म। अपनी पॉलिसी को साइंस के साथ कनेक्ट करते ही नहीं है। ना हमारा कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, ना हमारी कोई इन्फोर्समेंट है। लोकल गवर्नेंस सिस्टम ना होने की वजह से पॉलिसीज का इत्तलाक लोकल कम्युनिटीज तक होता नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने जो फ्लड प्लेन है, दरिया की गुजरगाहों पे तो कंस्ट्रक्शन कर रखी है। तो फिर जाहिर सी बात है, जब इस किस्म के और ड्रेनेज हमें पता है कि बारिशें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, हमारा ड्रेनेज सिस्टम इस काबिल नहीं है, आउटडेटेड है, अर्बन प्लानिंग बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये सारी चीजें हमारी मिस प्लानिंग का हिस्सा है जो हमने की, और हमने प्रिपेयर्डनेस में से तो वैसे ही बजट स्लैश कर दिया। यानी हम इस चीज को इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं कि एंटीसिपेटरी अप्रोच या प्रोएक्टिव मैयर कितना जरूरी होता है इस किस्म की आफात से बचने के लिए। तो ये बिल्कुल दोनों चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज और हमारी मिस प्लानिंग। डॉक्टर साहब, आगे जाके फिर इन चीज़ों को बेहतर कैसे किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं कि बड़े सैलाबों की अगर हम बात करें तो 1950 में, 73 में, फिर 73 में आया, फिर 1982 में आया, अगर मैं गलत नहीं हूँ 1982 में भी आया, फिर 2010 का सैलाब हम सबको याद होगा, फिर उसके बाद 22 और 25। तो ये वो जो बड़े सैलाब थे। हर दफ़ा जब सैलाब आता है तो हमारे यहाँ डैम्स की बड़ी बहस छिड़ जाती है। छोटे डैमों की बात, बड़े डैमों की बात। बड़े डैमों पे तो खैर आपको पता है कि एक सियासी भी बाकायदा एक तनाज़ा प्रॉपर एक खड़ा हो जाता है और बहस ख़त्म ही नहीं हो पाती, हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाते। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि फिर हम अगले सैलाब का इंतज़ार करने बैठ जाते हैं और वो बहस का जो ऊँट है किसी करवट नहीं बैठ पाता, हम सोल्यूशन तक जा ही नहीं पाते और उतने में दूसरा सैलाब आ जाता है? देखिए, डैम्स की बहस को सैलाबों से डायरेक्टली लिंक्ड करना भी गलत है। सैलाबों पे बहुत सारी चीजें और हैं जो हमें करने की जरूरत है। फॉर सॉरी मैं आपकी बात एग्जाम्पल, काट रही हूँ, लेकिन जब भी सैलाब आता है तब हमकी बहस ज्यादा छिड़ जाती है, क्योंकि डैम को अगर जी आप बताइएगा जी प्लीज। जियो पोलिटिकल लेंस से जो अभी हमारा जो हमसाया मुल्क है उसकी आबी जारियत होती है, फिर जंग भी छिड़ी, तो जियो पोलिटिकल लेंस से हमें अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए बिल्कुल, हमें हाँ। बड़ा डैम रिक्वायर्ड है, वो होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि उस एग्जैक्टली। बड़े डैम को बना लेने से हमारे ये सैलाब रुक जाएंगे, ये टोटल दो अलग चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो लेकिन वो जियो कैपेसिटी जो है, पानी जखीरा करने की जो कैपेसिटी है डॉक्टर साहिबा, अगर हम वो बढ़ा लेते हैं, अभी जो हमारी मौजूदा कैपेसिटी है, मैं चाहती हूँ कि उसको भी जरा आप हाईलाइट करें, उस पर भी अपना तजिया पेश करें, और उसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए फिर बड़ा डैम जरूरी है। इस हवाले से सवाल था। देखिए, मैं वही बताना चाह रही हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा जी मौका दें। प्लीज प्लीज। हमारे पास कैपेसिटी इस वक्त हिल टॉरेंट्स रोध कोही की भी है, जो आपका सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे स्पेट इरिगेशन यानी इरिगेशन सही। का जरिया है इंडस रिवर सिस्टम के बाद। 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी वहां से जाया हो जाता है, क्योंकि हमने उसको स्टोरेज के लिए कुछ बनाया हुआ ही नहीं है। पहाड़ों से जो सैलाबी रेले नीचे आते हैं, रोध कोही जिसको कहते हैं, उसके आगे चेक डैम बनाए जाते हैं, छोटे डैम बनाए जाते हैं, ताकि उसको स्टोर किया जाए और इरिगेशन की जाए। ये पहला हमारा सबसे बड़ा स्टोरेज का इशू है, जो हम नहीं, इसको हम देखते नहीं। और ठीक है। इसमें सोने पे सुहागा के वाटर अपॉर्चनमेंट अकॉर्ड 1991 में भी हमने कहीं इसके बारे में जिक्र नहीं किया हुआ कि हम हिल टॉरेंट्स के पानी को भी सूबों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते सही। हैं। तो वहां पे भी ये फ्लॉ है। अब आ जाते हैं इसकी तरफ की, जो दरियाई सैलाब आते हैं मैदानी इलाकों में, जो आजकल बात ज्यादा हो रही है डैम्स की। ठीक है। देखिए, आपको डैम्स के साथ साथ आपको छोटे डैम्स बनाने होते हैं। कुछ, किसी को रिटेंशन डैम कहते हैं, किसी को आप स्टोरेज डैम कह लें। कोई ऐसा डैम होता है जिससे आपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना होता है, वो फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होती है, फिर आपने अर्बन प्लानिंग ऐसी करनी होती है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अंडरग्राउंड हो सके। कार्य से सिस्टम जैसे सिस्टम आप लगाते हैं, इनोवेशन लाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जहां डैम की बात है तो उसमें मेरा जवाब यही है, जियो पोलिटिकल लेंस से एक बड़ा डैम हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैदानी इलाकों में आपको इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है। अभी ये जो अली साहब बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम
प्रोग्राम को हमने कभी सही से लेवरेज किया ही नहीं। जो आपके क्लाइमेट अडेप्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हम कहते हैं रिजिलियंस बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है ये, उसको लिंक करें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ, और डिग्निटी से क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस लेके आए। सबसे ज्यादा आपके किसान तबाह हो रहे हैं इस वक्त, आपकी खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं, आपका मईशत का सबसे बड़ा फैक्टर जो एग्रीकल्चर है वो तबाह हो रहा है। तो आप उनको रिस्क इंश्योरेंस मैकेनिज्म के जरिए कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन कहते हैं इसको, ये होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लेके आनी है, जहां पे रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को साथ बिठाएं और उनको बताएं कि ये जो आप कर रहे हैं ये तबाही कर रहे हैं, हमें क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर इंटरनेशनल डोनर्स को गारंटीज चाहिए होती है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। आपके 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई सब्जेक्ट है, सूबों की अकाउंटेबिलिटी किधर है, कहां जाते हैं फंड्स, कहां एलोकेशन होती है, एक्शन प्लान्स किधर है, आपके सबमिशन होनी चाहिए सूबों की तरफ से क्लाइमेट की, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अडेप्टेशन प्लान होता है, कोई सबमिशन नहीं है। ये सारा अकाउंटेबिलिटी जब तक हम डोमेस्टिक, और फिर सबसे अहम बात जो हम सब भूल जाते हैं कि हम पैसों की बात करते हैं कि बाहर वाले पैसे नहीं दे रहे, वो नहीं देंगे। तो आपका क्लाइमेट चेंज एक्ट कहता है कि आप अपना डोमेस्टिक क्लाइमेट फंड एस्टैब्लिश करें। आपको याद है 2022 में हमें इंटरनेशनली पैसे नहीं मिले थे, सब पैसा पाकिस्तान ने मुल्क में ही जनरेट कर लिया था। वो पैसे तो आज तक 24% ग्रांट हमें उसमें से वो पैसे नहीं मिले, 5% ग्रांट थी उसमें सिर्फ। तो हम क्यों रिलाई कर रहे हैं इंटरनेशनल सोर्सेज पे? जैसे कि दूसरे ममालिक की आप बात कर रहे थे कि हमें दूसरे ममालिक की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपने तरीके से अपने इकदाम बेहतर करने चाहिए, अपनी तरफ से अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए। बहुत अच्छी आपकी बात थी। अच्छा, अगर मैं यूएन की बात करूँ, यूनाइटेड नेशंस की, कौम मुत्तहिदा की, तो जब ये जनरल असम्बली की डिबेट होती है सितंबर में, तो दुनिया भर के ममालिक जब जाते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके हेड्स ऑफ द स्टेट्स जाके अपने अपने मसाइल को हाईलाइट करते हैं। एक ऐसा फोरम होता है जहाँ पर आपके कॉमन चैलेंजेस कह लें, कॉमन प्रॉब्लम्स कह लें, कॉमन इश्यूज़ कह लें दुनिया भर के, उनके कॉमन सोल्यूशन की तरफ तलाश होती है कि उनके कॉमन सोल्यूशंस को ढूंढा जाए, जिसमें क्लाइमेट चेंज को भी बड़ी अहमियत हासिल होती है कि आपकी मईशत के हवाले से या वॉर की जो सिचुएशंस होती हैं, दुनिया भर में अमन कैसे आएगा। इसी तरह क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है जो कि डिस्कस होता है। पहले भी इस पर बात होती रही, डिबेट भी होती रही, लेकिन अब ये जो कौम मुत्तहिदा का ये जो भी जनरल असम्बली का ये सेशन होगा 80th, आपको लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस हवाले से, और उसमें हमारी तरफ से भी जो बात की जाए उसमें ज़्यादा इसको रेज किया जाए इस इशू को? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज का टॉपिक बिल्कुल ना सिर्फ जनरल असेंबली में, आगे कॉप भी आने वाली है नवंबर में, तो ये तो पूरी दुनिया का हॉट टॉपिक है। और अभी पिछले दिनों भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं उसमें भी क्लाइमेट चेंज डिस्कशन में आया। पर मसला ये है कि आपका जो ये इदारे हैं जैसे कि यूएन है, यूएन भी गरीब हो रहा है क्योंकि जो राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं वो क्लाइमेट साइड पे इन्वेस्टमेंट करने से मना कर रहे हैं। अभी नेटो प्लेज किया उन्होंने कि हम 2035 तक 5% जो है अपने डिफेंस पे बजट बढ़ाते रहेंगे, जिसका मतलब ये है कि उनका डेवलपमेंट फाइनेंस यानी जो क्लाइमेट की तरफ डाइवर्ट करते थे वो भी उधर जाएगा। तो उनको ये प्रायोरिटी नहीं लगती अभी, क्योंकि वो पहले भी उनमें ज्यादातर ममालिक वो है जो 88% क्लाइमेट फाइनेंस खुद ही खा लेते हैं और ग्रीन फाइनेंस की मद में, सो वो हमें मिलता ही नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ना थोड़ा अपना डेटा इंटीग्रेशन पे वर्किंग की जरूरत है। हम लोग हर दफा स्टांस हमारा ठीक है, COP27 में हमने लॉस एंड डैमेज में बड़ा अच्छा स्टांस दिया था और हमने उसको G77 प्लस चाइना में हमने उसको टेकअप किया, लेकिन हमें थोड़ा सा स्टांस अपना ना डेटा सेंट्रिक रखने की जरूरत है। हमने सबसे ज्यादा कम सजाएं इन लोगों के लिए रखी हुई है जो ये दरख्त काटना और ये सारा, हम इसको इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। पर पंजाब में रिवर ड्रेनेज और इरिगेशन एक्ट मौजूद है 2023 का, उसका निफाज अच्छे से हो जाए तो पंजाब के ये इंक्रोचमेंट्स और ये वाले मामलात, ये रावी के सोसाइटीज ये होते ही नहीं। तो मेरे ख्याल से हमें कुछ डेटा इंटीग्रेशन, ये टेक्नोलॉजी और अपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इंडिजिनस अपने ये जो सोल्यूशन है उनको प्रमोट करने की जरूरत है, स्टांस को थोड़ा सेंट्रलाइज किया। ठीक है जी।